हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो और सेंट्रल डिशीज के बीच में। इसके पहले हमने वुमेन वाले मैच के भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ये मैच होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डैनाडीन में वुमेन मैच की तरफ ऑब्वियसली। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी इसी तरह मैच हो चुका है। आगे कुछ बात करने से पहले मैं आपको लीग टेबल दिखा दूँ। तो लीग टेबल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में। ओटागो अगर अपने आखिरी दो मैचेस में जीत भी जाती है तब भी वो सेंट्रल डिशेस की बराबरी नहीं कर सकते। और नॉर्दर्न डिशेस बाहर हो चुकी है आज के मैच में हारने के बाद, मतलब पहले भी हो चुकी थी लेकिन आज के मैच ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं वो। ओटागो कोई चांस उनके पास बाकी नहीं है, लेकिन सेंट्रल डिशेस के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से आगे जा सकें। आखिरी मैच अगर वो जीतते हैं तो वो पहुँचेंगे 24 पॉइंट पर। 24 पॉइंट पे पहुँचने का मतलब ये होगा कि वेलिंगटन और कैंटरबरी के लिए लड़ाई रहेगी कि कौन जीतता है। और अगर आप नेट रन रेट को भी देखोगे तो उस हिसाब से भी सेंट्रल डिशेज उतने बुरे स्थान पर नहीं है। तो उनके लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी होगा और उम्मीद रखनी होगी कि बाकी जो मैचेस होने वाले हैं कैंटरबरी और वेलिंगटन के, वहाँ पे रिजल्ट्स भी उनके सपोर्ट में जाएँ। ऑकलैंड फिलहाल के लिए अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन इनका भी जगह अभी तक पक्का नहीं है। सेंट्रल डिशेज अगर कल का मैच जीत जाती है तो वो भी 24 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कैंटरबरी और वेलिंगटन अगर अपने अपने मैचेस जीत जाते हैं तो वो 24 और 26 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पे जाके नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। तो ये तीन पोजीशंस के लिए चार टीमों के बीच में कंपटीशन होने वाला है, ऑकलैंड, वेलिंगटन, कैंटरबरी और सेंट्रल डिशेज। तो देखना पड़ेगा। तो सेंट्रल डिशेज को सिर्फ कल का मैच जीतने से काम नहीं चलेगा, उनको अच्छे व्यवधान से जीतना पड़ेगा, ताकि बाकी जो मैच डेज हैं वहाँ पे भी चीज़ें अगर उनके सपोर्ट में नहीं भी जाती हैं तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान उनका नहीं हो। बाकी देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे जैसे मैंने वुमेन मैच के एनालिसिस वीडियो में बता के रखा हुआ था कि अभी तक इस सीज़न में कोई मैच नहीं हुआ है सुपर स्मैश में, तो ग्राउंड के बारे में भी बातें हम करेंगे। आखिरी 5 हेड टू हेड मैच की अगर हम बात करें तो सेंट्रल डिशेज यहाँ पे आगे चल रही है। ऑब्वियसली ओटागो के मोस्ट फिक्चरों में ही आपको ये चीज़ देखने मिल जाती है कि ओटागो पीछे रहती है। वो तो फॉक्सट्रॉट के पिछले सीजन में आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदली है कुछ फिक्चरों में उनके लिए, नहीं तो उनकी हालत और भी ख़राब रहते थे। पिछले सीजन में फॉक्सट्रोप ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस करा था इस सीजन में उतना अच्छा वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टीम वहीं पे पहुंच गई जहां पर वो पहले रहती थी। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो मैचेस हारी ज़्यादा है सेंट्रल डिशेज की टीम अगर बात करें तो। पिछले सीजन में 4 में से 2 मैच जीत और 2 मैच हार, और उसके पहले वाले सीजन में 3 में से 1 जीत और 2 हार उनको सहना पड़ा। अच्छा, ओटागो की टीम की बात हो रही है, सेंट्रल डिशेज नहीं, ओटागो का घर है ये। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो क्या होने हुआ है। ये पहला मैच और ये डनडन का भी पहला मैच है। यहाँ पे ओटागो ने बनाया था 184। रदरफोर्ड जो इस सीज़न के बाद हर फॉर्मेट से रिटायर ले लेंगे, इंटरनेशनल से तो वो खेलते नहीं हैं लेकिन डोमेस्टिक में भी रिटायर ले लेंगे। तो इनका आखिरी सीरीज़ है और आखिरी मैच भी मेरे ख्याल से, आखिरी 2 मैच मतलब 2 मैचेस बाकी है क्योंकि ओटागो के। इसके अलावा लेनॉक्स और ब्रेसवेल का आपको देखने जाता है बॉलिंग परफॉर्मेंस। सेंट्रल की तरफ से क्लेवर जो कि इनके अगेंस्ट में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं हर फॉर्मेट में, ग्रेग है और डफी, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इनमें से ग्रेग है भी अवेलेबल नहीं है। एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर था जहाँ पे सेंट्रल नेशन ने बड़े आराम से चेस कर लिया रदरफोर्ड और क्लेवर मेजर परफॉर्मर्स, बाकी लिनॉक्स, ब्रेसवेल और डफी के एक एक करके विकेट से। अगला मैच नेपियर पे हुआ। सेंट्रल ने इस बार भी बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस बार भी आपको वही दोनों देखने मिल जाते हैं, हे और क्लेवर। क्लेवर के रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं जैसा मैंने पहले ही बताया, ब्रूस के भी कुछ स्कोर से। बाकी बॉलरों में से रदरफोर्ड बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गिब्सन और डफी के साथ। इस सीज़न तक गिब्सन का रोल अलग रहता था, अभी जो आप देख रहे हैं 4 ओवर की बॉलिंग, ओपनिंग, बैटिंग, ऐसा पहले नहीं रहता था। ओटागो निपट गई 127 पर, लीड किया था ब्रूस ने विद द बॉल। बैटिंग भी उन्होंने करा, बॉलिंग भी उन्होंने करा। बाकी ब्रेसवेल, लेनॉक्स ये यहाँ पे भी एक एक करके विकेट से। अगला मैच नेल्सन पे हुआ। ओटागो ने यहाँ पे बना था 166। ये पिछले सीजन का पहला मैच, ऑब्वियसली फॉक्सट्रोप के आने के बाद की मैच है। तो फॉक्सट्रोप ने यहाँ पे रन बनाया था। बाकी लिनॉक्स तो आपने देख ही लिया। रैंडेल, टूल, क्लार्कसन कोई भी अवेलेबल नहीं है। ओटागो ने 166 बनाया था जो बहुत बड़ा टोटल तो नहीं था, लेकिन सेंट्रल डिशेज यहाँ पे एक टाइम पे बहुत आगे चल रही थी मैच पे और आराम से वो मैच जीतने ही वाले थे। ये बात मैंने लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पे जो हमने एनालिसिस वीडियो अपलोड भी करा था वहाँ पे भी मैंने बता के रखा हुआ था। बहुत ही इजीली वो मैच को चेस कर रहे थे, लेकिन मैट बेकर ने कुछ अलग ही प्लान कर लिया और 5 विकेट उन्होंने निकाला था आखिरी 2 ओवर में मेरे ख्याल से, और पूरा मैच जो है सेंट्रल डिशेज के हाथ से निकल गया। विगिंस के कुछ स्टार्ट से जो अवेलेबल नहीं है, यंग भी अवेलेबल नहीं है, ब्रूस के यहाँ पे भी रन आपको देखने मिल जाते हैं विल क्लार्क के साथ। लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अभी भी स्मॉल लीग में लोग उनको नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल होते हैं, वो बॉलिंग भी नहीं कराते तो उनको ले पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। बेकन, माइकल रे दोनों ही अवेलेबल नहीं है और लॉकरोस का 1 विकेट।
अगला मैच और आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे हुआ था दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे भी हमें हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिला। सेंट्रल डिशीज ने बैटिंग यहाँ पे बढ़िया करी, ब्रूस ने यहाँ पे भी बढ़िया स्कोर खड़ा करा बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और बाकी मूलर के विकेट से यंग क्लार्कसन अवेलेबल नहीं है। ओटागो ने हालांकि यहाँ पे भी चेस कर लिया, और वही बात है फिर से वही, ये बात यहाँ पे भी सेंट्रल डिशीज 90% या उससे ज़्यादा टाइम तक मैच पे आगे थे, लेकिन इस बार लॉक्रोज ने उनके हाथ से मैच छीन लिया। इस मैच के बारे में भी मैंने डिटेल में बात करा था, जो लास्ट एनालिसिस वीडियो था इन दोनों टीमों के बीच के मैच का। रदरफोर्ड गिब्सन के भी कंट्रीब्यूशंस थे, और रदरफोर्ड जो 2 मैचेस यहाँ पे उन्होंने खेला है इस टीम के आगे, इसने पहले मैच पे 82 था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, यहाँ पे 34 बैटिंग सेकंड करते हुए, दोनों ही मैच में रन है, बाकी फॉक्सट्रोप के रन से। और लॉक्रोज ने यहाँ पे मैच जितवा दिया था, लास्ट ओवर तक मैच गया भी था, नहीं तो ये बहुत पहले मैच खत्म हो जाता। इन्होंने कुछ 20-25 गेंदों में 58 की पारी खेली थी। बॉलरों में से लेनॉक्स, जिनका नाम आपने रिपीट होते हुए देखा है, और राजा पटेल का 1 विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी सेंट्रल डिशीज की बैटिंग बहुत बढ़िया रही। सेंट्रल डिशीज मतलब 5 के 5 ही मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। वो 2 मैच जो हारे भी थे वहाँ पे भी 90% ऑफ द टाइम वो मैच पे आगे भी थे, बैटिंग एनीवेज वहाँ पे उन्होंने अच्छा करा था। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल डिशीज बैटिंग साइड काफ़ी डोमिनेटिंग रही है। यंग के काफ़ी बार हमें इस फिक्चर में नाम देखने मिले हैं, लास्ट जो हेड टू हेड था वहाँ पे 100 भी किया था, क्लेवर का तो मैंने बता ही दिया। डफी के 1 करके विकेट रहे हैं, बाकी हेजलडाइन, मुलर, जेक गिब्सन की परफॉर्मेंस रहे हैं। जेक गिब्सन का भी बैटिंग परफॉर्मेंस कुछ मैचेस में चला इस सीजन में, 1-2 मैच में, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं। बॉलिंग से उन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट लगभग निकाल के रखा हुआ है, लेकिन बैटिंग कंट्रीब्यूशन इस सीजन में बिल्कुल भी एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा। ओटागो की तरफ से उनका बैटिंग कोलैप्स ही आप कह सकते हैं, वो भी नीचे से मैक्स काउ, ल्यू जॉनसन, ओली वाइट इन्होंने कंट्रीब्यूट करे तब जाके ये स्कोर बना, नहीं तो इतना भी नहीं बनता। बाकी अजाज पटेल का 4 विकेट था। ब्रेसवेल लेनॉक्स कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में नाम आया है। ब्रेसवेल का 1 से ज़्यादा विकेट नहीं है, और बैटिंग में भी कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उनके। लेनॉस का भी ऐसा ही है, लेकिन 1 मैच में उन्होंने 4 विकेट निकाला था। बाकी बेवन स्मॉल तो बढ़िया कर ही रहे हैं इस सीज़न में, वो तो हैं। और अजाज पटेल का यहाँ पे 4 विकेट था, जहाँ पे 1 ओवर में उन्होंने 3 विकेट निकाला था। अच्छा, तो ये है पूरी कहानी अभी तक के हेड टू हेड की। अगर हम डनरडिन वाले मैच को फोकस में रखेंगे, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो हमें 2 मैच मिलेगा। बिल्कुल पहला मैच और पिछले सीजन का जो आखिरी मैच था वो। तो पहले मैच में हमने क्या देखा कि ओटागो ने बना था 184, सेंट्रल डिशीज ने चेस कर लिया था। मेजर परफॉर्मर्स रदरफोर्ड, क्लेवर, इसके अलावा लिनॉक्स, ब्रिस्वेल और डफी जो करंट स्क्वाड में है, इनके 1-1 करके विकेट से। और आखिरी मैच हमने क्या देखा था, सेंट्रल डिशीज ने यहाँ पे बनाया था 187, जहाँ पे लीड किया था ब्रूस ने करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, मुलर का 3 विकेट, रदरफोर्ड का यहाँ पे भी रन था, बाकी फॉक्सक्रोफ्ट, गिब्सन के रन थे, लॉक्रोज के बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थे जो आप हमेशा उम्मीद नहीं रखते हो, लेनॉस के 4 विकेट्स। ठीक है, तो लास्ट जो 2 मैच हुआ है, दोनों मैच में जो स्पिनर्स रहे हैं सेंट्रल डिशीज के, उन्होंने काफ़ी तकलीफ दिया हुआ है। और यहाँ पे लिनॉक्स ने 1 बार और 1 बार अजाज पटेल ने 4-4 करके विकेट निकाल के रखा हुआ है। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल डिशीज एज ए बैटिंग साइड काफ़ी अच्छी रही है। उन्होंने ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस भी वो जीते हैं, और जहाँ पे वो नहीं भी जीत पाए हैं तब भी उन्होंने बैटिंग अच्छी ही करी है। ये जो मैच 2 मैच पिछले सीजन में वो हारे थे, वहाँ पे 90% से ज़्यादा टाइम तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, और बैटिंग भी ऑब्वियसली अच्छा ही रहा था। यहाँ पे भी उन्होंने 187 का टोटल खड़ा किया था, और यहाँ पे बहुत ईजीली वो मैच जीत सकते थे, मेरे ख्याल से 4 विकेट या 3 विकेट हाथ में रख के। लेकिन आखिर के कुछ लम्हों में चीज़ें बदल गई उनकी तरफ से। तो ये चीज़ें रही हैं। बहुत कॉन्सिस्टेंट जो प्लेयर्स हमें देखने मिले हैं, उनमें से क्लेवर का नाम है, टॉम ब्रूस का भी नाम है, इसके अलावा लिनॉक्स का भी नाम है, आगे अजाज पटेल का भी आपको नाम देखने मिलेगा। तो ये ऑब्वियसली सेंट्रल के प्लेयर ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं, उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे रहे हैं कंपैरेटिवली। जहाँ पर वो जीते हैं वो तो डोमिनेट उन्होंने करा ही है, जहाँ पर उन्होंने हारा भी है तब भी 90% ऑफ द टाइम वो मैच में आगे रहे हैं। और ओटागो की तरफ से रदरफोर्ड का नाम स्पेशली इस ग्राउंड पे हमने ज़्यादा देखा है। फॉक्सफोर्ड ऑब्वियसली उनका तो नाम आया ही है, उनके आने के बाद चीज़ें बदली हैं लास्ट मैच में, हालांकि वो भी ना चले। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो बताना लायक था इस फिक्सचर से। समराइजेशन पे आ जाएंगे तो रदरफोर्ड का नाम आपको देखने मिलेगा। लास्ट मैच वो नहीं चले हैं, लेकिन ओवरऑल उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हुए हैं, और यही लास्ट मैच वो खेलने जा रहे हैं सेंट्रल के अगेंस्ट में ओवरऑल न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में। लास्ट सीजन भी है उनका क्योंकि। और सेंट्रल की तरफ से विल यंग जो कि अवेलेबल नहीं है। टॉम ब्रूस का तो आपने देख ही लिया, बाकी क्लेवर का भी आपने देख ही लिया। क्लेवर एनीवेज डिफॉल्ट कीपर होने वाले हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने का मतलब नहीं है। लेकिन टॉम ब्रूस की तरफ लोग थोड़ा कम जाते हो सकते हैं, क्योंकि उनका उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आया है बैटिंग से, और बॉलिंग भी कुछ खास वो नहीं करा पाए हैं अभी तक। लेकिन ये चीज़ें रही हैं। बॉलरों में से सेंट्रल की तरफ से अजाज पटेल का नाम को देखने मिल जाएगा। लास्ट मैच उन्होंने 4 विकेट निकाल रखा था, उसके पहले तक भी उनके परफॉर्मेंस बेहतर ही थे, 10 मैच 12 विकेट या 8 मैच 12 विकेट ऐसा कुछ था। तो पिछले मैच के बाद फिगर्स और भी बेहतर दिख रहे हैं इनके। बाकी जो नाम है मैंने तो दिखाई दिया, क्लार्कसन नहीं,
ब्रेसवेल और लिनोस का कंसिस्टेंटली रहा है वो तो मैंने बता ही दिया। तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इस सीज़न में इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ है तो थोड़ा नया आइडिया लेना पड़ेगा कि इस ग्राउंड पे होता क्या है। ओवरऑल ओटागो के रिकॉर्ड्स पिछले सीज़न के पहले तक बुरे ही थे। पिछले सीज़न में फॉक्सट्रोप के आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदली हैं और गिब्सन ने भी पिछले सीज़न के एंड में आते आते थोड़ा अलग रंग दिखाया था, तो लेकिन उसके पहले तक रिकॉर्ड उनके बुरे ही थे। तो देखते हैं कैसे मैचेस गए हैं। पहला मैच ओटागो बनाम कैंटरबरी, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, 185 बनाया था ओटागो ने। डेल फिलिप्स बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया है टीम में इनको T20 में। मतलब एक प्लेयर जो ओपनिंग करता था उनको पहले 3-4 तक भेजा, उसके बाद बॉलरों के पहले ही उनको भेजा जा रहा था। एक आध में से फिनिशर का रोल भी उन्होंने अच्छा निभाया, अभी उनको टीम से ही बाहर कर दिया। कल के मैच स्क्वाड में वो नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड है, कैंटरबरी ने बड़े आराम से चेस कर लिया और ये हिस्ट्री है ओटागो के बॉलिंग का। कितना भी रन बना ले वो बैटिंग से, अब वो भी कंसिस्टेंटली नहीं बना पाते थे, लेकिन कितना भी रन वो बना ले डिफेंड हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी इनकी बॉलिंग नहीं दे पाती थी। तो उनका एग्जाम्पल ही ये है। वेलिंगटन बनाम ओटागो का मैच हुआ, 120 पर निपटा दिया। लॉक्रोस, ये नाम थोड़ा नोटिस करना, इनके कुछ बातें हम करेंगे। लास्ट हेड टू हेड में तो आपने देख ही लिया बैटिंग से उन्होंने क्या किया हुआ है। बाकी 2 विकेट के खाते में है बेकन गिब्सन के साथ। ओटागो ने चेस कर लिया जहाँ पे फॉक्सट्रोप ने लीड किया। पेसर्स का ही अपर हैंड है और स्पिनर्स के नाम 1 विकेट। लास्ट जो आपने हेड टू हेड देखा था सेंट्रल डिसीज और ओटागो के बीच में, ये भी एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ मुलर के विकेट से। फॉक्सट्रोप का यहाँ पे बैटिंग कंट्रीब्यूशन है, लॉक्रोस का इस बार बैटिंग कंट्रीब्यूशन आया है और जितना रन उन्होंने बनाया है लगभग 3 विकेट से ज़्यादा का पॉइंट उन्होंने दे दिया है। बाकी रदरफोर्ड और गिब्सन बॉलिंग से नहीं चले तो बैटिंग से। ये नाम रिपीट हो रहे हैं, गिब्सन, लॉक्रोस, रदरफोर्ड, ठीक है, फॉक्सट्रोप, ये नाम रिपीट हो रहे हैं। और स्पिनर्स ने यहाँ पे निकाला था 5 विकेट। कौन से स्पिनर्स तो आपने ऊपर देख ही लिया, अजाज पटेल और लिनॉक्स थे। अगला मैच ओटागो बनाम कैंटरबरी का हुआ, फिर से एक मोर देन एवरेज या हाई स्कोरिंग ही आप कह लो। फिर से गिब्सन फॉक्सट्रोप ये कॉम्बिनेशन ने अच्छा करा। पेसर्स के 5, स्पिनर के 3, कैंटरबरी के आगे इसने कोई डिफेंड वो नहीं कर पाए और सिर्फ 2 विकेट खो के 17th ओवर में जाके मैच उन्होंने चेस कर लिया। लास्ट मैच जो एलिमिनेटर था पिछले सीजन का, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था और वो भी 18 ओवर में 199 रन। तो बॉलिंग की क्या हालत रही है आप तो समझ ही सकते हो। वो भी बेकन थोड़े बहुत परफॉर्मेंस यहाँ पे करते थे। लॉक्रोस के भी कुछ परफॉर्मेंसेज रहे हैं, बैटिंग से तो आपने देख ही लिया, बॉलिंग से भी कुछ विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। फॉक्सट्रोप कंसिस्टेंट रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कंसिस्टेंटली यहाँ पे रन बनाया है और पिछले सीजन के हर मैच पे उनके रन हैं। तो नोटिस करो 39 यहाँ पे उन्होंने बनाया था 46, मार्क कर दूँ 39। लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था सेकेंड लास्ट मैच में 46। गिब्सन के भी स्कोर यहाँ पे हैं। वैसे गिब्सन फाइनल में नहीं चले थे, मतलब एलिमिनेटर में नहीं चले थे, लेकिन उसके पहले उनके भी रन थे। थर्ड लास्ट मैच में 46 नॉट आउट, यहाँ पे भी 26। गिब्सन ने 2 मैच में रन बनाया, 2 मैच में रन नहीं बनाया इंक्लूडिंग द एलिमिनेटर, और उसके पहले तो वो खेलते नहीं थे। तो फॉक्सट्रोप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हालांकि उनकी टीम कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं निकाल पाई है। और बाकी पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ कुछ विकेट, तो पेसर्स ही यहाँ पे मोस्टली विकेट्स निकाल रहे हैं। ऐसा कोई हेल्प वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ जो स्टेटर बॉलिंग कराते हैं जैसे बॉलर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास हैं लेनॉस के रूप में, और इसके अलावा लॉक्रोस को हमने आपको काम करते हुए देखा है, कुछ विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, हेड टू हेड में रन भी बना के रखा हुआ है। और अगर आप 4 ट्रॉफी में देखने जाओगे तो वहाँ पे भी लॉक्रोस आपको दिखेंगे कि काफ़ी तंग करते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को। तो एक नोटिस करने वाले बॉलर तो हैं। बाकी फॉक्सट्रोप का तो आपने देख ही लिया, बाकी और किसी का उतना कुछ खास नहीं है। यही प्रॉब्लम रही है ओटागो की तरफ से ओवर द ईयर्स कि ऐसे टीम ये उतना बढ़िया मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते हैं। 2-3 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है, वो 2-3 प्लेयर्स चले तो बात बने, नहीं चले तो कुछ ना बने, यही है। तो यही है, और कुछ बताने के लिए नहीं है। हाई स्कोरिंग तो देखो हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स का कोई सीन नहीं देखा है। अगर हम आखिरी 5 मैचों की बात करें, 185 चेज हुआ है, ये 120 थोड़ा लो स्कोरिंग था लेकिन कोलैप्स तो फिर भी नहीं हुआ। चेस भी थोड़ा मुश्किल ही हुआ, यहाँ पे लास्ट ओवर तक जाना पड़ा उसको भी चेस करने के लिए। 187 चेस हो गया, 166 वो भी चेस हो गया। 167 को 18 ओवर में 199 बना, 15 ओवर में 160 बना। तो हाई स्कोरिंग तो है, ठीक है, यहाँ पे रन तो बतेरा बनता है। और कुछ बैट्समैनों के नाम हमने दोनों तरफ से देख भी लिए हैं, तो वो आपके लिए एनीवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पिनर्स का उतना हेल्प नहीं है, लेकिन अगर आप वैरी कर पाते हो लाइन लेंथ को, पेस को, तो आपको हेल्प मिल सकता है। आपको हिट करने के चक्कर में बंदे आउट भी हो सकते हैं। हेल्प स्पिन कुछ नहीं यहाँ पे उतना नहीं है जितना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लेनॉफ को सक्सेसफुल होते हुए देखा है सेंट्रल की तरफ से, और लॉक्रोस को देखा है बैटिंग भी करते हुए देखा है इस ग्राउंड पे। तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। मेजर कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है, 2 चेंजेस हालांकि होंगे।
एक तो है ल्यू जॉनसन और डेल फिलिप्स, ये दोनों नहीं खेलेंगे। उनके जगह पे थॉर्न पार्क्स और जमाल टॉड ये खेलेंगे। थॉर्न पार्क्स पहले भी खेल चुके हैं इस फॉर्मेट में, कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपीरियंस है जमाल टॉड से, लेकिन कुछ भी खास उम्मीद नहीं रख सकते आप। स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी नहीं, बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो इनकी बैटिंग से। ऊपर से ये काफ़ी नीचे बैटिंग भी आएंगे, मतलब वही डेल फिलिप्स और ल्यू जॉनसन जहाँ पे आते थे वही जगह पे ये दोनों आएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि जॉर्जसन बेंच पे हो सकते हैं, ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, बेहतर ऑप्शन भी है। अगर इनको खेलने का मौका मिलता है तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो एक बार के लिए। बॉलिंग की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन बैटिंग भी ये अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। बाकी रदरफोर्ड और गिब्सन ओपनिंग कर रहे हैं। उसके बाद फॉक्सक्रोफ्ट जो टीम के कैप्टन भी हैं, मैक्स काउ, इनका भी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मैक्स काउ थोड़ा नाम कम है तो लोग थोड़ा कम लेते हैं इनकी तरफ, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जितना भी मौका उनको मिला है ढंग से खेलने का, उन्होंने हमेशा ही रन बनाया है और कीपिंग के पॉइंट जो देते हैं वो बोनस है। उसके बाद ओली वाइट, जमाल टॉड, लॉक्रोस, हेजलडाइन, मुलर और डफी, इनमें से जो प्लेयर्स आपके टीम में ज़रूर से होंगे। रदरफोर्ड को रखना है, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और इनको मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल लीग में तो लेके ही चलो, स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। गिब्सन, फॉक्सक्रोफ्ट दोनों आपके टीम में ज़रूर रहेंगे। चौथा प्लेयर आपके लिए डफी हो सकते हैं, इनके थोड़े बहुत नाम है, या फिर मुलर। इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। मुलर भी काफ़ी अच्छे दिखे हैं, इनको आप किसी भी इनिंग्स पे ले सकते हो। डफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलिंग सेकंड में हो जाते हैं। इसके अलावा मैक्स काउ का मैंने बताया, ये अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, बस नाम कम है, लोग इनको कम सीरियस लेते हैं। लॉक्रोस का आपने देख लिया। एक बॉलर के बारे में बताना मैं चाहूँगा, अगर ओटागो को विद द बॉल कुछ कारनामा करके दिखाना है कल के मैच में, हालांकि कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ उनको करना है तो वो है हेजलडाइन, ठीक है। हेजलडाइन मोस्ट ऑफ द मैचेस में उन्होंने पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग कराई है। लोग इनको लेते नहीं हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे उनकी बॉलिंग, ये लाइन लेंथ बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। इनके दूसरे साइड से रन बनते हैं, लेकिन ये कम से कम पहले 2-3 ओवर में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। विकेट भी कुछ मैचेस में निकाले हैं इन्होंने, बिल्कुल देखा जा सकता है इनकी तरफ अगर आप चाहो तो। और जॉर्जसन अगर खेलते हैं तो बैटिंग से वो एक ऑप्शन बन जाते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। सेंट्रल की तरफ से जैक बॉयल और हीफी ओपनिंग करेंगे। जैक बॉयल दोनों ही मैच में उन्होंने स्टार्ट लिया है, एक मैच में बड़ा स्कोर भी बनाया है, दूसरे मैच में स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए। हीफी ने कुछ खास किया नहीं। ग्रेन क्लेवर, टॉम ब्रूस, विल क्लार्क का बैटिंग में अभी प्रमोशन हो रहा है ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे अगर फिर से कोई चेंज नहीं कर दे टीम तो 5 नंबर तक उनको बैटिंग मिल जानी चाहिए। उसके बाद ब्रेसवेल है, बेवन स्मॉल, अजाज पटेल, लिनॉक्स, टिकनर और जोई फील्ड को बस 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी। हालांकि बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है टीम के पास, वो तो ब्रूस ने बॉलिंग कराई नहीं थी, नहीं तो वो भी बॉलिंग करा लेते हैं। बाकी जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, डेन क्लेवर, टॉम ब्रूस और लिनॉक्स मेरे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका परसेंटेज ज़रूर कम होगा, लेकिन इनके लास्ट जो मैच उन्होंने खेले हैं यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म करा है, और इनके जैसे बॉलर्स को यहाँ पे विकेट मिल भी जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको लाइन लेंथ वैरी करना आता है। ये बहुत ज़्यादा स्पिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, पेस वैरी करते हैं, तो ऐसे बॉलर्स को यहाँ पे सक्सेस मिल भी जाता है। लोग शायद अजाज के साथ जाए, मेरा वोट लिनॉक्स की तरफ। और बेवन स्मॉल तो ऑब्वियसली वो हैं, धमाकेदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो मेरे कोर पे ये 4 प्लेयर्स होंगे, ब्रूस, क्लेवर, लिनॉक्स, बेवन स्मॉल। इनमें से अगर आपको लिनॉक्स का रिस्क नहीं लेना है तो ऑब्वियसली आप डॉग ब्रेसवेल के साथ जाओगे, लेकिन डॉग ब्रेसवेल का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी देखो, सामने वाले टीम की बॉलिंग पे मुझे भरोसा नहीं है। अगर उनको मतलब ब्रेसवेल को बराबर बैटिंग करने मिल गया तो वो धुआं भर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए 4 के बाद, अपने कोर के प्लेयर्स के बाद, उनमें से ब्रेसवेल तो आ ही जाते हैं। जैक बॉयल थोड़ा कम लोग इनको तरफ देख सकते हैं, लेकिन दोनों ही मैच में उन्होंने स्टार्ट्स अच्छे लिए हैं, और ये जब कैंटरबरी के होकर खेलते थे तब इनके रन्स थे सेंट्रल के अगेंस्ट में। वो 2-3 साल पुराना है चीज़ें, लेकिन हाँ बिल्कुल एक ट्रायबल ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हो तो। और विल क्लार्क स्पेशली जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पे देख सकते हो। हालांकि मुझे बहुत, मैं सपोर्ट तो नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन से ऐसे एक प्लेयर को लेना जो बॉलिंग नहीं कराएगा वो हमेशा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। बाकी तो फील्ड को बराबर बॉलिंग नहीं मिल रही है, टिकनर आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, इनको मैं उतना के कंसीडर नहीं कर रहा। बड़ी लीग में आप कोशिश कर सकते हो, छोटी लीग में तो मैं ना लूँ। कैप्टन फर्स्ट चॉइस की बात करें तो गिब्सन, फॉक्सक्रोफ्ट के आसपास ही लोग जाएंगे। गिब्सन को क्योंकि प्रॉपरली बॉलिंग मिल रही है, फॉक्सक्रोफ्ट रेगुलरली प्रॉपर बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग से कुछ भी नहीं है। बॉलिंग से कुछ मैचेस में अच्छा करा है उन्होंने, इस सीज़न में वो पिछले सीज़न वाला स्पार्क भी नहीं देखने मिला गिब्सन की तरफ से, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि ओटागो इस सीज़न में खास कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद रदरफोर्ड, मुलर, डफी में से कोई एक, और लॉक्रोस का तो मैंने बता ही दिया। सेंट्रल की तरफ से स्मॉल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, एक आध मैच में आप फ्लूक मान भी सकते हो। और मैंने हमेशा बता के रखा हुआ है, विकेट देखो मिल सकता है, कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करा कर विकेट लेके जा सकता है, लेकिन जो बॉलर इकोनॉमिकल है,
प्रेशर बना रहा है, विकेट भी निकाल रहा है, वो भी कंसिस्टेंटली हर मैच में, उसको आप फ्लूक नहीं कह सकते। तो बेवन स्मॉल को गोल्डन टच अभी मिला है, कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा। बाकी ब्रेसवेल, उसके बाद अजाज और क्लेवर, अजाज की परसेंटेज ज़्यादा होंगे लेकिन मेरी टीम में शायद इनको मैं मौका ना दे पाऊँ। लेना उसका मैंने बता दिया। और यहाँ पे क्लार्क एक ऑप्शन है, नहीं तो ब्रूस। बॉलिंग करेंगे ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बैटिंग से रिकॉर्ड उनके अच्छे हैं, इस ग्राउंड पे भी उनके रन्स हैं, तो डेफिनेटली उनको हम कंसिडर करेंगे। अभी के लिए मैंने इन 9 प्लेयर्स को रखा है और काइंड ऑफ कन्फर्म्ड है कि ये 9 प्लेयर्स मेरी टीम में रहेंगे। ब्रेसवेल का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूंगा इनको ड्रॉप करो, क्योंकि अगर इनको बैटिंग मिल गई इस टीम के बॉलिंग के सामने तो बहुत खतरनाक बन सकते हैं ये। लिनॉक्स को मैंने रखा है अजाज के जगह पर, ये थोड़ा बहुत रिस्क है। बेवन स्मॉल, डफी भी मेरे ख्याल से लगभग सबके टीम में होंगे। गिब्सन, फॉस्कर, रदरफोर्ड, ब्रूस, क्लेवर, ये तो हैं ही। इसके अलावा देखो कीपर से इसमें मैक्स काउ भी देने लायक ऑप्शन है। इनका कुछ ऐसा नहीं है रिकॉर्ड वगैरह, तो आप कहीं पे भी इनको ले सकते हो, अच्छा खेल रहे हैं ये। बैटिंग सेशन से जहाँ पे आपको एक बैट्समैन लेना ही पड़ेगा, वहाँ पर जैक बॉयल को ले सकते हो। दोनों ही मैच भी इन्होंने स्टार्ट दिए हैं, एक में बड़ा स्कोर है, एक में नहीं है। बाकी मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा जिनको आप स्मॉल लीग में शायद ले पाओ। मेरे ख्याल से तीसरे बैट्समैन के रूप में लोग जैक बॉयल को ही लेंगे हर साइड में ही, अगर लेना पड़े तो। ऑलराउंडर सेशन में ये 3 सबके टीम में है। चौथे ऑलराउंडर के रूप में यहाँ पे जॉर्जसन को खेलने का मौका मिल सकता है, हालांकि इनको बॉलिंग शायद ना मिले, लेकिन बैटिंग के लिए ही इनको खिलाया जा सकता है। अच्छे ऑप्शन है, स्पेशली जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आप सोच सकते हो इनके बारे में। बॉलरों में से ये 3 है, इसके अलावा लोग अजाज पटेल के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे इस पिच से कुछ खास उम्मीद नहीं है कि इनको हेल्प मिल जाएगी। लिनॉस का मैंने जैसा बताया वो इनसे नहीं है। बाकी नीचे आ जाओगे तो आपको लॉक्रोस भी मिलेंगे, कोई भी इनको स्मॉल लीग में लेगा नहीं, लेकिन आपने देखा इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। डफी और मूलर में से किसी एक को लेना, अगर आपको एक को लेना है तो मूलर को रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप ले सकते हो। डफी को बॉलिंग सेगमेंट में ज़्यादा लेना, डफी के नहीं तो इस फिक्चर में एक से ज़्यादा विकेट भी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल भी ओटागो का उतना कुछ खास नहीं है बॉलिंग से। बेकन का अच्छा रहा है ग्राउंड पे भी, हेड टू हेड में भी, लेकिन वो तो नहीं है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो रिकॉर्ड्स के बेसिस पे फॉक्सक्रॉफ्ट सबसे बढ़िया ऑप्शन बनते हैं। गिब्सन या ब्रूस या क्लेवर ये आपके लिए अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन बन सकते हैं। मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा क्लेवर की तरफ होगा, क्योंकि आपको कीपिंग के पॉइंट से कुशन देते हैं। ब्रूस काफ़ी टाइम हो गया है, लंबा इनिंग्स इनकी तरफ से नहीं देखने मिला है, लेकिन इनके पास एबिलिटी पूरी तरीके से है कि वो करके दिखाएं। बॉलिंग भी करा सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन करा सकते हैं। बाकी फॉक्सक्रॉफ्ट का तो आपने देख ही लिया, लास्ट 4 मैच के 4 ही मैच में इनके रन है। बॉलिंग का उतना वो नहीं करा रहे रेगुलरली, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी याद रखना ये लास्ट के 2 मैचेस में ओटागो का कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो एक पार्टी स्पॉइलर बनेंगे, ठीक है। और वो भतेरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो जो भी नए प्लेयर्स होंगे वो अगर बॉलिंग के ऑप्शन प्रोवाइडर होते हैं तो वो बॉलिंग कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स स्पेशली रदरफोर्ड के ऊपर नोटिस करना, उनको भी बॉलिंग वगैरह मिल सकती है लास्ट के 2 मैचेस में, और ये इनका लास्ट होम मैच ही है मेरे ख्याल से। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ पे ओटागो के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, लेकिन उनको उनको उनके पास बहुत सारे मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि वो सामने वाली टीम के कुछ खोने के रीज़न बन जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।